हेलो दोस्तों। एग्ज़ाम्स आने से पहले बच्चों में एक डर होता है कि यार एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और मैंने कुछ प्रिपरेशन की नहीं है, और या फिर मैंने प्रिपरेशन तो की है, याद भी किया है, पर क्या वैसा क्वेश्चन आएगा या फिर नहीं आएगा। इस डर की वजह से काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। वो परफॉर्म अपनी तरफ से तो पूरा बेस्ट देते हैं, मेहनत भी करते हैं, पर होता ही है कि जो वो एग्ज़ामिनेशन में बैठते हैं एग्ज़ाम देने के लिए, तो वो थोड़ा सा डर जाता है कि यार जो मैंने पढ़ाई किया वैसे क्वेश्चंस आएंगे कि नहीं आएंगे। मुझे तो काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा है, क्योंकि होता ही है ऐसा। जैसे कि आपको स्कूल में जो पढ़ाया गया है उसमें से आएगा, हाँ उसमें से तो क्वेश्चंस आएंगे ही, पर क्या आएंगे वो पता नहीं रहता। और थोड़ा सा आप भी मतलब गैस कर ही लेते हो या फिर इंटरनेट पे देख लेते हो लास्ट ईयर्स पेपर्स का वगैरह, क्वेश्चंस वगैरह क्या होंगे हर एक सब्जेक्ट का, वो आप ऐसे तैयारी कर लेते हो। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी कि ऐसे में ये भी कि अगर आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं और आपके बच्चों के पास इतना समय नहीं हो पाता कि वो प्रिपरेशन थोड़ा सा उनका रह जाता है करना, थोड़ा उनकी पढ़ाई रह जाती है, तब क्या करें। तो आज भी पूरा हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर, और मैं आपको पूरा अच्छी तरीके से बताऊंगी कि आपको किस तरीके से पढ़ाई करनी चाहिए और किस तरीके से नहीं करनी चाहिए। और उसमें भी आपको बहुत ही चीज़ों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखना है। तो वीडियो को पूरा देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जिसके भी एग्ज़ाम्स वगैरह हैं, जैसे आपके जो एग्ज़ाम्स हैं उसकी डेट शीट आ चुकी है, आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है 4 हफ्ते बाद, और आपकी एग्ज़ाम की डेट आ गई है 4 हफ्ते के बाद, और आपकी जो प्रिपरेशन है उसमें से आपका जो सब्जेक्ट है वो है सोशल स्टडीज़। सोशल स्टडीज़ में आपने जो पढ़ाई की है, सोशल स्टडीज़, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ये आपके 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। इन चारों सब्जेक्ट्स में से आपके 2 सब्जेक्ट जो है बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ाई कर ली है। बिल्कुल आपको ऐसे कॉन्फिडेंस है कि जो भी क्वेश्चन आएगा मैं तो लिख ही दूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अब बाकी के बचे 2 सब्जेक्ट, उसमें क्या किया जाए कि 4 हफ्ते हैं, पर इन 4 हफ्तों में भी उन 4 सब्जेक्ट्स का हमें प्रिपरेशंस करनी है, और साथ ही साथ हमें ये 2 सब्जेक्ट्स को भी पढ़ाई करनी है। अब वो कैसे की जाए। तो फ्रेंड्स, हर एक के पढ़ने का तरीका जो होता है वो अपना खुद का अपना अपना तरीका होता है, और वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। आपका जो तरीका है पढ़ने का है, आप उसी तरीके से पढ़िए। और दूसरी पॉइंट कि आप किसी की कॉपी मत कीजिए कि वो ऐसे पढ़ाई कर ले तो मुझे भी ऐसे ही करना चाहिए, नहीं। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रिपरेशन की होती है वो थोड़ा गड़बड़ा जाती है, और आपको लगता है यार मैं तो अच्छा कर नहीं पाऊँगा, ये मुझसे अच्छा कर लेगी। और तीसरी चीज़ ये कि आप अपने आप को दूसरे से कंपेयर मत करो कि मैंने इतनी पढ़ाई की है और जो क्लास में एक टॉपर है उसने तो बहुत ही अच्छे से पढ़ाई की होगी, तो मेरा तो शायद ही इसमें नंबर आ पाएगा। वो चीज़ आपको थिंकिंग रखनी ही नहीं एग्ज़ाम के टाइम पे, ठीक है। अब हम दूसरे टॉपिक पे चलते हैं कि यहाँ पे हमारे 2 सब्जेक्ट तो कंप्लीट हो गए और 2 सब्जेक्ट हमारे बाकी हैं करना, और अब इन 4 सब्जेक्ट्स को हमें पढ़ना है इन 4 हफ्तों में। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी कि हमारे जो 4 सब्जेक्ट हैं वो हमें इन 4 हफ्तों में कंप्लीट करना है। अपना पूरा सिलेबस अच्छे से पढ़ाई करनी है, कुछ कमी छोड़नी नहीं है, एकदम अच्छे मार्क्स लाने हैं और पूरी मेहनत के साथ हमें करना है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी आपके पास हैं, आप नोटबुक से पढ़ते हो, मतलब आपकी जो बुक्स वगैरह हैं स्कूल में होती हैं सीबीएसई की सोशल स्टडीज़, उससे आप उससे पढ़िए। और या फिर आपके पास इंटरनेट है तो आप इंटरनेट से भी पढ़िए। तो ये 2 चीज़ें मटेरियल तो आपके पास हो गई। आपके पास एक बुक्स है पढ़ने के लिए, और दूसरा आपके पास है इंटरनेट, मतलब कि यूट्यूब आपकी हेल्प कर सकता है पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा। जी दोस्तों, तो यूट्यूब जो होता है वो पढ़ाई में इतनी हेल्प कर देगा कि आपको कोई टेंशन ही नहीं रहेगी। जैसे हमारे एनसीईआरटी नोटबुक्स में क्या होता है कि बहुत कुछ सोशल स्टडीज़ का ही आप ले लो, उसमें हमें टीचर ने तो पढ़ाया स्कूल में, ठीक है, हमने पढ़ा भी, हमें उसके नोट्स वगैरह नोटबुक में लिखे वो भी हमने पढ़ लिए। अब होता क्या है कि वो कुछ चीज़ें बच्चों को समझ में आती नहीं है, क्यों, एसएसटी होता है इतना हार्ड सब्जेक्ट है कि उसको करने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है, पर एग्ज़ाम टाइम है तो इसको कवर करना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस टाइम पे आप क्या कर सकते हो, यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो, और जो स्टडीज़ वगैरह ऐप्स होती हैं वो उसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो आपका जो सोशल स्टडीज़ का है सब्जेक्ट है, और
उसमें से आपने 2 टॉपिक्स कंप्लीट कर लिए और बाकी आपका बाकी है। उसके लिए आप क्या करें कि सबसे पहले तो आप एक नोटबुक लीजिए, एकदम नीट एंड क्लीन नोटबुक, एकदम अच्छी वाली, और या फिर जो आपके पास दूसरी नोटबुक है जिसमें आधे पेज बचे हैं और आधे पेज खाली हैं, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। और तीसरा कि अगर आपके पास एक वो वाले पेजेस आते हैं ना जिसमें फ्रंट पेज पे ब्लैक से लिखा होता है, पीछे वाइट होता है, उस पर आप अपने अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो लिखने की, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे पास मटेरियल्स वगैरह, मतलब जिसमें हम लिखेंगे। अब हमें करना क्या है, बहुत ही सिंपल है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा बताऊंगी, तो आप देखिए ज़रूर। मैंने भी जो अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो भी इसी तरीके से की है पॉइंट। तो चलिए इसको मैं सबसे पहले तो आपको एक नोटबुक ले लेनी है। यहाँ पे मैंने एक नोटबुक ली है, उसमें आपका जो सब्जेक्ट है सोशल स्टडीज़ वो आपको लिख लेना है, सोशल स्टडीज़। और जिस दिन आप पढ़ाई करने के लिए बैठ रहे हो उस दिन की आप डेट लिख लीजिए, और जो आपका साल चल रहा है वो आप पेन से भी लिख सकते हो और पेंसिल से भी, जो आपको अच्छी लगती है वो। फिर आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे लिख देते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। फिर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में वो टॉपिक्स होंगे जो आपके चैप्टर नंबर 1 में दे रखे हैं। चैप्टर नंबर 1 में जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं वो हम सारे इसमें लिख देंगे। ठीक है, इसको लिखने के बाद आपको क्या करना है कि आपको एक टॉपिक उठाना है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा डेमोक्रेसी। और ये क्लास जो है वो 10th क्लास भी है, 11th क्लास और 12th क्लास। तो इसमें डेमोक्रेसी हमने लिख दिया। उसके बाद तो फ्रेंड्स ये मेरे पास है क्लास 10th डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स 2 ये बुक। हाँ, ये CBSE कोर्स है और इसमें ये रहे वो चैप्टर्स सारे इम्पोर्टेंट जो हमारे एग्ज़ाम्स में आएंगे क्वेश्चंस बन के, और हमें इसी में से पढ़ाई करनी है। तो किस तरीके से कि यहाँ पे जो मेरा पहला चैप्टर नंबर 1 है वो है पावर शेयरिंग, ठीक है। तो हमने यहाँ पे तो डेमोक्रेसी लिखा है, तो यहाँ पे डाइवर्सिटी लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख देते हैं पावर शेयरिंग। फिर यहाँ पे फेडरलिज्म, जेंडर रिलीजन, पॉलिटिकल पार्टीज, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे इसमें जितने भी टॉपिक्स थे, चैप्टर नंबर 1 पावर शेयरिंग, 2 फेडरलिज्म, चैप्टर नंबर 3 डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी, चैप्टर नंबर 4 जेंडर रिलीजन एंड कास्ट, चैप्टर नंबर 5 पॉपुलर स्ट्रगल्स एंड मूवमेंट्स, चैप्टर नंबर 6 पॉलिटिकल पार्टीज, चैप्टर नंबर 7 आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, चैप्टर नंबर 8 चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। हमने यहाँ पे अपनी बुक का जो है पहले चैप्टर खोल लिया है पावर शेयरिंग। तो उसमें आपको सबसे पहले ये ओवरव्यू पढ़ लेना है, और आपकी टीचर ने आपको पढ़ा हुआ फिर भी आपको पढ़ लेना है। फिर यहाँ पे जब हम आगे जाके जैसे चलते हैं तो उसमें लिखेगा बेल्जियम एंड श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका में क्या हुआ था वो पूरी इसकी थ्योरी इसमें दे रखी है, ये आपको पढ़ लेना है अच्छी तरीके से। और उसके साथ साथ ये जो क्वेश्चन दिए होते हैं ना, ये भी आपको सॉल्व करने चाहिए। इसमें आपकी हेल्प मिलती है नॉलेज इंक्रीज़ करने में, और साथ ही साथ आपके ज्ञान को बढ़ाने में भी। फिर इसके बाद यहाँ पे जो है ग्लोसरी। ग्लोसरी वो चीज़ होती है जिसमें जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड होता है जिसका मीनिंग हमें समझ में नहीं आता, वो यहाँ पे उसका आंसर लिखा हो। जैसे एडबिनिक का मतलब क्या होता है, A social division based on shared culture, people belonging to the same ethnic group believe in the common gained because of similarity of physical type or culture or both. They need not always have the same religion or nationality. तो फ्रेंड्स ये आपको इंग्लिश में बता दिया। उसके बाद ये सारे इसके बाद टॉपिक्स दिए गए, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपने अपनी नोटबुक भी ले ली साथ में और अपने टॉपिक भी लिख दिया पावर शेयरिंग।
तो आपने यहाँ पे जो इंडेक्स है वो आपने रीड कर लिया, वेरी गुड, उस पर टिक कर लीजिए और डन लिख दीजिए। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो बुक में हमको टॉपिक दे रखा है बेल्जियम एंड श्रीलंका, वो आपको लिख लेना है। तो दोस्तों आपको जो भी पढ़ाई करनी है वो बहुत ही डिटेल में करनी है। इसमें आपको कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना है कि आपने टॉपिक ले लिया और उसको थोड़ा बहुत पढ़ लिया और हो गया, नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम में जो क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन जो होते हैं वो बन के आ सकते हैं। तो उसके लिए आपको पूरी प्रिपरेशन करना और अच्छे से पढ़ाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमने यहाँ पे अपना टॉपिक भी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि हम बुक में जो हमें थ्योरी दिया है, बुक में जो हमें पढ़ाया है उसे हम रीड कर लेंगे एक बार, और जो हमें टीचर ने पढ़ाया है उसे भी हम रिकॉल कर लेंगे कि क्या पढ़ाया था, इसका मीनिंग क्या होता है, वो भी आपके माइंड में तो थॉट्स वगैरह मतलब आ ही जाते हैं, ठीक है। और उसके साथ ऐसा हुआ कि आपने ये थ्योरी पढ़ ली, आपको समझ में आ गया, तो वेरी गुड, बहुत ही अच्छी बात है, इस पर फिर से टिक कर लीजिए। और अगर ऐसा हुआ कि आपको ये समझ में नहीं आया कि बेल्जियम एंड श्रीलंका, इसमें आखिर क्या पढ़ाया जा रहा है, इसका क्या मतलब है, कुछ भी नहीं आता, ज़ीरो आता है एकदम, तब आपको क्या करना है, यूट्यूब की हेल्प लेनी है। यूट्यूब और या फिर स्टडी ऐप जो प्ले स्टोर पे अवेलेबल रहती हैं, और कुछ गूगल वेबसाइट होती है जिससे आप आसानी तरीके से पढ़ सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास पढ़ने के लिए कितना सोर्स हो गया, बहुत सारा। पहले में हम यहाँ पे हम बुक से भी पढ़ सकते हैं, दूसरा हम इंटरनेट से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। हम बुक से कैसे पढ़ेंगे, जो हमारा टॉपिक होगा उसको हम अच्छी तरीके से पूरी थ्योरी वगैरह रीड कर लेंगे। और जैसे इसका वर्ड मीनिंग मुझे समझ में नहीं आ रहा है, वर्ड मीनिंग हम ले सकते हैं ये एथनिक, तो उसका मीनिंग जो है वो आपको इधर मिल जाएगा। अगर आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा कि इसमें इंग्लिश में लिखा है पर हिंदी में क्या होगा, तब आपको करना है यहाँ पे गूगल ट्रांसलेट। आपको साथ में अपना एक फ़ोन रखना है, गूगल ट्रांसलेट कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एथनिक। ये चीज़ आपने अपने फ़ोन में इंग्लिश में लिख दिया है, ठीक है। अब आप इसको क्या करिए, हिंदी में कन्वर्ट करिए। हिंदी में कन्वर्ट करने के बाद आपने पढ़ा, अगर आपको समझ आ गया तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आया इंग्लिश और हिंदी में भी ट्रांसलेट करने के बाद, तब आप लीजिए यूट्यूब की मदद। यूट्यूब आपकी एक वो चीज़ है जो आपका हर एक प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकाल देगा, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या फिर ये बोलिए गूगल बाबा हर एक क्वेश्चन का इनके पास रहता है जवाब, क्वेश्चन का आंसर इनके पास क्या रहता है, एकदम रेडी रहता है, एकदम तैयार मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। तो गूगल बाबा जिंदाबाद। तो गूगल बाबा जिंदाबाद कि अगर यूट्यूब पे आपको कोई भी टॉपिक सर्च करना है, जैसे हमने अभी एक टॉपिक देखा सोशल स्टडीज़ में बेल्जियम एंड श्रीलंका, तो बेल्जियम श्रीलंका हमने बुक से भी पढ़ा, समझ में नहीं आया, ट्रांसलेट करके देखा इंग्लिश से हिंदी, फिर भी समझ में नहीं आया, तब आप करिए यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब बाबा से बोलेंगे बाबा जी, यूट्यूब बाबा जी, या फिर यूट्यूब मुझे पढ़ा भाई, क्या इसका मतलब है, पूरा मुझे बता, मुझे सीखना है, मुझे पढ़ना है, मेरे को अपना टॉपिक क्लियर चाहिए, एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, तो वो यूट्यूब आपकी हेल्प कर देगा। तो आप यूट्यूब पे जाइए, गूगल खोलिए, यूट्यूब सर्च कीजिए, यूट्यूब आ जाएगा, उस पर सर्च का ऑप्शन होता है, उस पर लिखिए एक्सप्लेन बेल्जियम एंड श्रीलंका इन हिंदी और इंग्लिश क्लास 10th। तब आपके पास आएंगी बहुत सारी वीडियोस, और वीडियो में आपको जो अच्छी लगेगी उसे आप क्लिक कीजिए और पढ़ लीजिए,
और फिर हमें क्या करना है कि उसके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ साथ उसके नोट्स लिखते जाने, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया बेल्जियम एंड श्रीलंका। यूट्यूब पे मेरी वीडियो ऑन है, ठीक है। तो मैं आपको यूट्यूब तो खैर मैंने खोला नहीं अभी, पर मैं आपको बता देती हूँ। बेल्जियम एंड श्रीलंका, ये आ गया हमारा टॉपिक पहला। अब आपको पढ़ाई कैसे करनी है। यूट्यूब पे आपने सर्च किया व्हाट इज़ एक्सप्लेन बेल्जियम एंड श्रीलंका इन हिंदी और इंग्लिश क्लास 10th, ठीक है। उसके बाद उसमें आपको आ जाएगी यूट्यूब पे वीडियो। यूट्यूब पे वीडियो पूरा वॉच कीजिए, पूरा देखिए, यूट्यूब वॉच्ड। और प्लस उसके साथ जो जितनी भी मिनट की वीडियो 10 मिनट की है, 5 मिनट की है, उसे पूरा देखिए, बिल्कुल भी बीच में छोड़िए मत। दूसरा आपको क्या करना है कि उसमें जो डेफिनेशन दे रखी है, डेफिनेशन और जो इसमें एक्सप्लेन किया है इसके बारे में, उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। साथ ही साथ आपको नोट डाउन करना है जो भी इसमें यूट्यूब से पढ़ाया है इस टॉपिक के बारे में, बेल्जियम श्रीलंका के बारे में, उसको पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपको समझ में आया वो आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है। अपनी लैंग्वेज में लिखना है, इंग्लिश और या फिर हिंदी, या फिर आप जो लैंग्वेज आप पढ़ते हैं वो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि इसका आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको जल्दी से माइंड में याद हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं है, पर प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है। साथ में क्या होता है, हमारे ग्रामर बिगड़ जाती है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि हमें तो आता है, ग्रामर मिस्टेक होती है हमारी, ठीक है। फिर आप क्या कीजिए कि इसको आप 2 से या फिर 5 बार इसको राइट कीजिए, डेफिनेशन को और जो टॉपिक में समझाया है वो। फिर आप इसको उसी को आप बिना देखे लिखिए, मतलब जो भी आपने समझा है और समझ में आया है वो आपको बिना देखे लिखना है। बिना देखे लिखना मतलब ना तो आपको यूट्यूब पे उसकी डेफिनेशन देखनी है और ना ही नोटबुक्स में से और ना ही बुक में से। नोटबुक और लैपटॉप सब बंद करके फिर आपको अलग से उसका क्या करना है, उसको राइट करना है, ठीक है। ये करने के बाद आपकी सेकेंड बार अब इसमें चेक कीजिए, आप चेक करेंगे यूट्यूब से और नोटबुक से। नहीं पढ़ा तो हमने यूट्यूब से ही है, तो फिर भी लिखेंगे तो हम थोड़ा जो हमने नोटबुक से लिखा है या फिर यूट्यूब से जो हमने पढ़ाई की है वो, और ठीक है। फिर यूट्यूब से जब आप चेक करोगे या फिर नोटबुक से जहाँ जो आपने पढ़ा है टॉपिक को, तब उसमें से जो आपकी मिस्टेक्स होंगी वो आपको पता चलेगी, ठीक है। पता चलने के बाद आप उस पर काम क्या कीजिए, काम क्या करें कि ये जो आपने जितनी भी आपकी इसमें मिस्टेक निकली है, ठीक है, आंसर 1 में, वो आप उसको दोबारा रीड कीजिए, उस पूरे टॉपिक को दोबारा रीड कीजिए और प्लस उसके बाद उसमें जो आपने मिस्टेक की है अब उसको पढ़िए ध्यान से, पढ़िए एकदम ध्यान से, ठीक है। उसके बाद आप फिर से उसको दूसरी बार लिखिए, राइट डाउन सेकेंड टाइम। अब जब फिर आप इसमें चेक करोगे ना, तो फिर आपकी बहुत
और भी कम मिस्टेक होगी और प्लस आपको याद भी रह जाएगा आपने क्या लिखा है, इसका क्या मतलब है। ऐसे करके आप इसको तीसरी बार लिखिए, ठीक है। इसमें क्या होगा कि आपने जो लर्न किया है वो आपका एकदम करेक्ट रहेगा कि ठीक है मेरे को याद हो गया। दूसरा जो आपकी मिस्टेक होगी वो भी आपको नहीं मिलेगी। और तीसरा इसमें क्या होगा, जो आपकी राइटिंग होगी, राइटिंग प्लस आपका नीट एंड क्लीन वर्क रहेगा, ठीक है। तो ये होगा फ़ायदा ये सारे के सारे स्टेप्स फॉलो करने से, ठीक है। हमें करना क्या है आपको पूरा बता देती हूँ, अगर कन्फ्यूजन हुआ है तो। सबसे पहले अगर आपका जो भी टॉपिक है सोशल साइंस का या फिर एसएसटी का, हिंदी का, जो आप पढ़ रहे हो पहला ही टॉपिक या फिर दूसरा टॉपिक, और या फिर आपको जो रह गया वहाँ से पढ़ रहे हो, उसको आपको अपनी नोटबुक में लिख लेना है। यहाँ पे मैंने ये एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे बेल्जियम एंड श्रीलंका लिखा है। फिर आपको यूट्यूब पे जाके उसकी वीडियो देखनी है इंग्लिश और हिंदी में, चाहे वो 10 मिनट की हो 5 मिनट की हो, पूरी देखनी है। उसके बीच में ना तो आपको कोई म्यूज़िक सुनना है, ना ही आपके आसपास कोई गेम्स होना चाहिए, और ना ही आपके आसपास नॉइज़ होनी चाहिए। एकदम शांत जगह पे आपको पढ़ना है, जैसे एकदम टेबल आ रही है और आसपास एकदम बुक्स ही वगैरह होनी चाहिए और कुछ भी नहीं होना चाहिए। आपकी नोटबुक, बुक और पेन होना चाहिए साथ में बस, और कुछ, ठीक है। और एकदम शांत इन्वायरमेंट होना चाहिए। दूसरा हमें स्टेप क्या करना है, आपको अपनी नोटबुक में उसका टॉपिक लिख लेना है। फिर जो आपको यूट्यूब पे आपने वीडियो देखी, और अगर आप यूट्यूब से नहीं पढ़ रहे हो, आपकी बुक्स हैं, नोटबुक्स हैं, नोट्स वगैरह हैं, उसको आप अपने साथ में रखिए और उसको पढ़िए। फिर आप उसको राइट डाउन कीजिए जो भी आपने इस टॉपिक के बारे में समझा है पढ़ने के बाद। फिर अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो आप यूट्यूब पे जा सकते हो, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको एक बार लिखने के बाद आप लिखोगे, फिर आपको उसकी मिस्टेक वगैरह पता चलेगी, भाई इसकी क्या मिस्टेक है, वो आप चेक करो अच्छी तरीके से। जो भी वर्ड्स उसमें मिस्टेक हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, सर्च करो गूगल पे। फिर आपको क्या करना है, ग्रामर मिस्टेक तो इसमें हो गया, ठीक है। फिर आपको क्या करना है कि आपको इसमें समझ आएगा कि अच्छा मेरी ये मिस्टेक है तो मुझे ऐसा करना चाहिए। फिर आपको इसको दूसरी बार लिखना है, उसमें आपकी मिस्टेक निकलेगी, स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ग्रामर होगी, तो इससे आपको पता चलेगा कि अच्छा मैंने ये मिस्टेक किया है। फिर तीसरी बार जब आप लिखोगे तब ना तो आपकी कोई ग्रामर मिस्टेक होगी, ना ही आपका कोई गलत स्पेलिंग होगी, और ना ही आपको ऐसा रहेगा कि यार यार मतलब आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम क्लियर रहेगा, ठीक है। इसका ये फ़ायदा है। और ऐसे आपको 3 या 4 बार लिख सकते हो या फिर 1 या 2 बार। तो आपको पढ़ने के बाद जैसे कि आपने एक टॉपिक रीड कर लिया, ठीक है। टॉपिक रीड करने के बाद आपने उसको लिखा और आपको एक बार में समझ आ गया, आपने पूरा लिख दिया, आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप अच्छा लिख लेते हो, तो आपको इसे प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा स्टूडेंट ऐसा है जिसका इंग्लिश थोड़ा वीक है और उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है, तो वो यूट्यूब्स की हेल्प ले सकता है और बुक्स की हेल्प से लिख सकता है, ठीक है। इस तरीके से वो पढ़ाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे एग्ज़ाम्स ऐसे आपको सारे सब्जेक्ट्स के लिए यही चीज़ सेम फॉलो करनी है। नोटबुक में सबसे पहले आपको उसका टॉपिक लिखना है, फिर उसके जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो लिख लेने हैं, उसके सब टॉपिक्स है वो लिखने हैं, और साथ में उसकी जो जो डेफिनेशन दे रखी है वो तो लिखना ही है नोटबुक में, सेम टू सेम जो मैं स्कूल में पढ़ाई है वो वाली, या फिर जो आप यूट्यूब से देख रहे हैं वो, या फिर बुक में जो दे रखी है वो, और जो आपको याद है वो, ठीक है। 4 चीज़ें। और फिर उसके बाद ये लिखने के बाद आपको इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा पढ़ना है। एक्स्ट्रा क्या पढ़ना है कि बेल्जियम और श्रीलंका में और क्या हुआ था, कब कैसे हुआ था, किसने किया था। अब कुछ चीज़ें क्या होती है कि बुक्स में मेंशन नहीं करते, ये चीज़ें कर तो देते पर डिटेल में नहीं देते। यही चीज़ आपको गूगल पे जाके सर्च करनी है और उसके एकदम मेन पॉइंट आपको लिख देने हैं उसी टॉपिक्स के अंदर। तो इससे क्या होगा कि आपकी नॉलेज भी बढ़ेगी और आपको लर्निंग भी अच्छा होगा।
और आपका टाइम भी बचेगा। और इसमें आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जो भी टॉपिक कर रहे हो वो आपको उसका टाइम सेट करना है कि मुझे आधे घंटे में इसको कंप्लीट कर लेना है या फिर 1 घंटे में आपको कंप्लीट कर लेना है। ये 3-4 टॉपिक सोशल स्टडीज़ के 3-4 टॉपिक हमें 1 घंटे में कंप्लीट करना है। और आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हो, नोटबुक से भी पढ़ सकते हो, कॉपी से पढ़ सकते हो, जो टीचर ने नोट्स दिए वो भी। पर हाँ, आपको इसमें सेल्फ स्टडी करनी है, अकेले ही पढ़ाई करनी है, ग्रुप में स्टडी नहीं करनी है बिल्कुल भी एग्ज़ाम के टाइम पे। तो इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी। वो ऐसे जैसे आप सारे सब्जेक्ट्स के लिए फ़ॉलो करोगे ना तो आपके एग्ज़ाम्स में भी अच्छे मार्क्स आएंगे और कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी। अब आपको एग्ज़ामिनेशन के टाइम पे क्या नहीं करना है, एग्ज़ामिनेशन टाइम पे आपको ये नहीं करना है। पहली चीज़ कि आपको ग्रुप स्टडी बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ग्रुप स्टडी में पढ़ाई करोगे तो आपको ज़्यादातर ध्यान कहाँ पे रहेगा, बातों में रहेगा। फिर ये रहेगा कि अरे उसने इतनी पढ़ाई की है और क्या क्या उसने कर लिया, उस पर रहेगा। तीसरा क्या रहेगा कि यार इसका तो कितना अच्छा लिखने का है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं है, उसमें आपका कॉन्फिडेंस जो होता है वो बिल्कुल ही लूज़ हो जाएगा। कुछ कुछ का होता भी है, बताते नहीं पर फिर भी मन में तो होता ही है। फिर पाँचवा क्या रहेगा, ग्रुप स्टडी करने से कि डिस्टर्बेंस बहुत होगी, तो इसको अवॉइड कीजिए बिल्कुल ही, ठीक है। अब हमें एग्ज़ाम के टाइम पे क्या करना चाहिए, एग्ज़ाम के टाइम पे आपको एकदम शांत एनवायरनमेंट में आपके रूम में पढ़ना है या फिर आपको जहाँ पे अच्छा लगे वहाँ पे पढ़ सकते हो। और आपके आसपास बुक्स होनी चाहिए, इंटरनेट होना चाहिए, नोटबुक्स होनी चाहिए, सारे नोट्स वगैरह प्रॉपर्ली आपके पास होनी चाहिए उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। बुक्स, नोटबुक और एक रफ नोटबुक और एक पेन, 2-3 पेन आपके साथ होनी चाहिए। बस फिर आप अपनी पढ़ाई वगैरह स्टार्ट करो। उसके बीच में आपको म्यूज़िक वगैरह भी नहीं सुनना है। और हाँ, कुछ ऐसा होता है कि कुछ कुछ यूट्यूब वीडियोज़ में म्यूज़िक्स वगैरह भी चल जाते हैं, जैसे हम पढ़ रहे हैं तो उसमें म्यूज़िक्स होते हैं तो हमें डिस्टर्ब करते हैं, उसको ऑफ़ कर दीजिए और हेडफोन लगा के आराम से पढ़िए। आपकी पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी और एग्ज़ाम्स के लिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से प्रिपरेशंस कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इस मेरी वीडियो से अगर आपको एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी एकदम हेल्प मिली तो आप इस वीडियो पे लाइक और कमेंट करना, शेयर करना। और ये मैं खुद का एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि मैंने जब अपने एग्ज़ामिनेशन की तैयारी की तभी मैंने इसी तरीके से की। मैं बुक्स वगैरह अपनी ले ली थी और जो मेरा सिलेबस है वो इंटरनेट मेरा खुला हुआ है, ठीक है, यूट्यूब में चालू। तो उसमें जो टॉपिक मेरे को समझ में नहीं आया वो मैंने यूट्यूब पे सर्च किया और फिर उसको मैंने नोटबुक में लिखा, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखती थी, डेफिनेशन और एक्स्ट्रा उसके बारे में जाना भाई क्या होता है क्या नहीं होता। गूगल पे सर्च मारा, उससे मुझे और भी पता चला। क्योंकि ना एग्ज़ाम्स में कुछ भी क्वेश्चंस आ सकते हैं जो एनसीईआरटी में दे रखे हैं, उसमें से टाइम के बाद थोड़ा एक्स्ट्रा भी आ जाता है। और अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ भी लोगे ना और अपने एग्ज़ाम्स में अच्छा राइट भी कर लिया, ठीक है, एनसीईआरटी का पूरा अपने आंसर्स लिख दिए प्लस आपने जो गूगल से एक्स्ट्रा पढ़ा था वो भी लिख दोगे तो उससे आपके मार्क्स भी अच्छे आ जाएंगे। इसमें मार्क्स ही बढ़ते, जैसे एक क्वेश्चन जो होता है वो 20 मार्क्स का हो तो उसमें आपके 20 में से 20 आ सकते हैं। ये है एक्स्ट्रा पढ़ने का फ़ायदा। और दूसरा फ़ायदा, नुकसान ये है कि अगर आपने सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ी है और जो टीचर ने पढ़ाए वो पढ़ाए उतना भी पढ़ लोगे और उसमें से आपने सिर्फ उतना ही लिखा तो उसमें से आपके मार्क्स भी थोड़े कम आएंगे। और मतलब जिन बच्चों का लिखने में अच्छा नहीं होता, थोड़ा इंग्लिश वैसा होता है उनके लिए, और कभी कभी होते हैं ना कि हम भूल भी जाते हैं भाई इसमें क्या था इसमें क्या नहीं था, तो वो हेल्प करती है एक्स्ट्रा स्टडीज़ में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो का पूरा देखिए, लाइक और कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और इस वीडियो से आपको कुछ भी हेल्प मिली है तो प्लीज़ कमेंट्स में लिख दीजिए कि जब भी आप पढ़ाई करते हो आपकी स्ट्रेटजी यही होती है। और इसका सेकंड पार्ट वीडियो जो है वो भी मैं बताऊंगी कि नहीं सेकंड पार्ट। तो थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, बी पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। एग्ज़ाम्स के टाइम पे टेंशन लोगे ना तो कुछ नहीं होने वाला है। बिना टेंशन के पढ़ने के लिए बस ये रूल्स फॉलो करो, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी होगी। थैंक यू।